हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्ज़ाम स्पॉट। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज बात करेंगे हम भारत की अनुसूचियों के बारे में। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो बात करते हैं अपन। संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है दोस्तों, 4 अनुसूचियां संविधान में संशोधन करके जोड़ दी गई हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 1 की। तो अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? अपन बात करते हैं किसी भी देश की, अगर अपन संविधान को अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें यही दिया होगा उसके भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। जैसे अपने भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनका नामों का उल्लेख दिया गया है किसमें? अनुसूची 1 में। अब बात करते हैं अनुसूची 1 कहाँ से कहाँ तक है। इस अनुसूची के बारे में संविधान के अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दिया गया है। 1 से 4 तक में ये बताया गया है कि कौन सा राज्य है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका उल्लेख पार्ट 1 में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इसको याद कैसे करें। जब भी अपन कभी भी किसी भी देश का संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक ही बात आती है कि उसकी भौगोलिक क्षेत्रफल कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद यहीं से रखना है कि सबसे पहले जो बात आती है वो पहली अनुसूची में आती है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बात करते हैं अपन अनुसूची 2। अनुसूची 2 याद रखना, अनुसूची 2 में बात की गई है वेतन और भत्ते के बारे में। अब क्या होता है, अपने भारत में क्षेत्रों के बारे में बता दिया गया, अब उनके पद के बारे में बताया जाएगा और उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया जाएगा। इस अनुसूची में सभी पदाधिकारी के वेतन और भत्ते की बात की गई है। जितने भी पद अधिकारी हैं अपने, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, इनके वेतन के बारे में बात की गई है। अब मैं बता दूं कि इसको याद कैसे रखना है आपको। इसको याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपको पता होगा पैसे 2 ही तरीके से कमाए जाते हैं। अनुसूची 2, पैसे 2 ही तरीके से कमाए जाते हैं, एक तो अच्छे और एक बुरे। या तो एक ईमानदारी खेलो या बेईमानी खेलो। अब बात की जाती है यहाँ पर वेतन और भत्ते की, तो आपको जब भी एग्जाम में आए कि वेतन और भत्ते की बात किस में की गई, तो आपको में याद हो जाएगा या फिर याद आ जाएगा कि हाँ, अनुसूची 2 में बात की गई है, क्योंकि पैसे को 2 ही तरीके से कमाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। अब पहली अनुसूची में हो गया अपना भारत के भारतीय क्षेत्रों के बारे में, दूसरी में हो गया वेतन और भत्ते के बारे में। ठीक है, अब बात आती है तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में उनके शपथ के बारे में दिया गया है कि उनको अपन पैसे तो देंगे तो उनसे अपन शपथ भी करवा लें कि ये जो कार्य है अपने पद की गरिमा बनाए रखे और ईमानदारी से उसका कार्य करते रहें, अपने देश के लिए सेवा करते रहें बड़ी ईमानदारी से। ठीक है, इसमें सभी मंत्रियों, संसद के सदस्यों, राज्यों के विधायक, उच्च न्यायालय के जजों को शपथ दिलाने का प्रारूप दिया गया है। तो इसको याद रखना है दोस्तों कि तीसरी अनुसूची जो है शपथ के बारे में बात करती है। क्या बात करती है कि सभी मंत्रियों, जितने भी जो पद हैं भारतीय संविधान में, जो पद दिए गए हैं, उन सभी की यहाँ पर क्या होगी? शपथ होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। जहां पर भी 4 व्यक्ति एकत्रित होंगे वहां पर सभाएं हो जाती हैं। आपने देखा होगा चौपाल, जहां पर चौपाल पे 4 व्यक्ति एकत्रित होते हैं वहां पर क्या बन जाती है? सभा। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाती है? सभा। तो अनुसूची 4 में बात की गई है, इसमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बात कही गई है। ठीक है दोस्तों,
तो इसको आपको याद रखना है। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है और इसका अनुच्छेद 4 के 1 और 8 के 2 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद अपन ऐसे ही करेंगे। जहां पर भी 4 व्यक्ति एकत्रित होंगे, समूह बनाएंगे या फिर सभा बना के बात करेंगे तो वहां पर राज्यसभा होगी। ध्यान देना दोस्तों, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें अपन। अनुसूची 5। अनुसूची 5 को याद कैसे करेंगे? इसमें बात की गई है एससी और एसटी के बारे में। एससी और एसटी के बारे में यहाँ पर जो एस दिख रहा है आपको, ये एस और 5 दोनों सेम है। कुछ लोग 5 को एस की तरह बनाते और एस को 5 की तरह बनाते, इसलिए आपको याद रखना है कि अनुसूची 5 किसके बारे में बात करती है? एससी और एसटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में बात करती है? एसटी और एससी के बारे में। तो संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची लगभग समान है, मतलब 5 और 6 जो अनुसूची है वो समान रहेगी। कैसे? इन दोनों में इनकी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, किनकी बात की गई है? एससी और एससी की। कैसे? इनको आरक्षण प्रदान करके थोड़ा सा ऊपर उठाया जाएगा। पहले क्या होता है, जैसे बात करें अपन, कहाँ गया, एसटी के बारे में। एसटी की बात करें अपन तो क्या होता है, ये पहले जंगलों में निवास करती थी। इनकी वेशभूषा और भाषा शैली सब कुछ एक आम नागरिक से अलग हुआ करती थी, इसलिए इनको अपने समाज में स्थान देने के लिए इनको आरक्षण दिया गया, नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है, ताकि ये कम से कम उन जंगलों से बाहर निकलकर समाज में रहने योग्य बन सके। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। अनुसूची 6। हमने कहा था आपसे पहले कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दोनों ही लगभग समान है। इसमें 4 राज्यों के बारे में बात की गई है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आपको बता दें। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इन 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसमें क्या होता है, एससी वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। खास तौर पर इन 4 राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इसलिए कि ये राज्य काफ़ी पिछड़े हैं, इनको आगे लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये 4 क्षेत्र हैं जिन्हें संविधान की 6वीं अनुसूची में रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि किस अनुसूची में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और वो राज्य हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन अनुसूची 7। अनुसूची 7 क्या कहती है? हम साथ साथ है। क्या है? हम साथ साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। संघ सूची अलग है, राज्य सूची अलग है, संवर्धी सूची कहती है कि हाँ हम सब साथ साथ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अनुसूची 7 की। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे हैं। जैसे आपने देखा होगा बंटवारे होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी शक्तियों का बंटवारे हैं, ताकि केंद्र ये ना बोल सके कि राज्य में ये होना है, राज्य ये ना बोल सके केंद्र में हो रहा है तो हम ये करेंगे या हम नहीं करेंगे। बात करते हैं संघ सूची की। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। यहाँ पर बता दिया गया है, अलग कर दिया है कि जो संघ सूची है इसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है या बना सकती है। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में बात करें अपन तो कितने विषय हो चुके हैं? 100। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर इनके शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। केंद्र 100 विषय पे कानून बना सकता है। जैसे जनगणना, सबसे इम्पोर्टेंट विषय है केंद्र का जनगणना। जनगणना वैसे भी अब तक स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन 2021 में जनगणना होगी। पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपने भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है,
तो ये जो जनगणना का जो विषय है ये केंद्र का विषय है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन अनुसूची 7 में राज्य सूची की। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, पहले केंद्र की बात करी, अब आते हैं अपन राज्य के लिए। ठीक है दोस्तों, संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, मतलब 66 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हुए। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 62। तो ये जो बात करती है राज्य सूची की, इसमें राज्य कानून बनाता है अपने हिसाब से राज्य कानून बनाएगा। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे केंद्र के लिए एक सीबीएसई पैटर्न होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, और अपने राज्यों के लिए राजकीय बोर्ड होता है, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें अपन, अब आती है समवर्ती सूची। ये कहती है कि हम साथ साथ हैं, केंद्र और राज्य यहाँ पर दोनों सम्मिलित होकर एक समान रूप से विषय पर कानून बनाते हैं। जैसे समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे? 47 थे, जो वर्तमान में कितने कर दिए गए? 52। जैसे चिकित्सा, शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसे सीबीएसई होता है और अपने राज्य की बोर्ड होता है। आपने देखा होगा अपने मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सीबीएसई पैटर्न पर चलते हैं और एमपी बोर्ड भी चलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सभी एग्जामों के लिए अनुसूची 8। क्या है ये? अनुसूची 8। इसमें बात की गई है संवैधानिक भाषाओं के बारे में, कि अपने संविधान में कितनी भाषाएं हैं, उनका सभी का उल्लेख अगर मिलता है कहीं तो मिलता है अनुसूची 8 में। कहाँ मिलता है? अनुसूची 8 में। मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कितनी? 14 भाषाओं को। इसमें इंग्लिश कहीं नहीं दिखाई देगी आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी हो गई वर्तमान में? 22। यहां से प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि तब संविधान को लागू किया गया उस समय कितनी भाषाएं संविधान में थी? तो 14। अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, तो 22। इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी हम आपको बताते हैं। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि ये कब कैसे जोड़ी गई। बात करते हैं सिंधी की। सिंधी भाषा को 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसको? 1967 में 21वां अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, उसमें पहली भाषा जो जोड़ी गई थी वो थी सिंधी। आगे बात करते हैं, जो 3 भाषाएं जुड़ी हुई अपनी फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वां अमेंडमेंट संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों हम बात करते हैं आगे अगली की, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 2004 में 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये इनको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले 1 को जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, इनको याद करना बहुत ही मस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन अनुसूची 9 की।
भारतीय संविधान में नवी अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। सबसे पहले संशोधन किया गया और अनुसूची को लाया गया। इस अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, बात करते हैं इसमें सबसे पहले ऐसे विषय रखे गए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, परंतु 2007 से इसे बदलकर चुनौती योग्य बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई कानून बना तो कोई भी भंग नहीं कर सकता। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये जो अनुसूची 9 लेके आए गए हैं, ये लेके आए गए हैं भूमि सुधार के लिए। किसके लिए लेके आए गए हैं? भूमि सुधार के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन अनुसूची 10 की। अनुसूची 10 पूछा जाता है कि दल बदल कानून किससे संबंधित है? तो अनुसूची 10 से। यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि दल बदल कानून किससे संबंधित है? तो अनुसूची 10 से। 10 यानी दल बदल, जिसको 10 रुपये मिले उसने दल बदल लिया। ठीक है दोस्तों, इसे 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। किसको? इस अनुसूची 10 को, कि ज़्यादा लोग दल ना बदल सके। आगे बात करते हैं अपन अनुसूची 11 की। अनुसूची 11 की क्या कहती है? ये कहती है कि अपने भारत में पंचायती राज होगा। क्या होगा? पंचायती राज होगा, जो होगा ग्रामीण स्तर पर। किस पर होगा? ये ग्रामीण स्तर पर होगा। ठीक है दोस्तों, इस अनुसूची में इसको कब जोड़ा गया है? 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। किसको? अनुसूची 11 में पंचायत राज्य को। ठीक है, इसमें विषय रखे गए 29। कितने रखे गए? 29। और इसका सदस्य बनने के लिए या इसका मेंबर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो रखी गई है 21 वर्ष। कितनी रखी गई है दोस्तों? 21 वर्ष। आगे बात करते हैं अपन अनुसूची 12 की। किसकी? 12 की। यह बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम अनुसूची है। इसमें रखा गया है नगर पालिका, नगर निगम और नगर निकाय। ठीक है दोस्तों, इसे भी 1993 में 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। जो इसमें विषय रखे गए हैं वो रखे गए 18। ठीक है दोस्तों, सारी अनुसूची को आप याद कर लेंगे। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा और आप देख रहे थे एग्ज़ाम स्पॉट। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।